सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें हिला दी। मुल्क के दिवालिया होने के खतरा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। कर्ज अदा नहीं कर पाएगा और श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम मौज़े सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान उवैस अली खान। क्या वाकई हमारा मुल्क अब इतनी पेचीदा सूरत हाल होने वाली है कि अब हमारा मुल्क दिवालिये के बहुत करीब है? जैसा खबरों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। अफरा तफरी हर तरफ फैली हुई है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 1950 की तरह हम ग्रेट डिप्रेशन देख रहे हैं। कहीं से लग रहा है कि हमारा मुल्क श्रीलंका की तरह होने वाला है। कहीं से खबर आ रही है कि 7,65,000 नौजवान इस मुल्क से जा चुके हैं। तो इसमें हम अपने मेजर इकोनॉमिक इशूज के और सूरत में अस्सलाम वालेकुम वजाद भाई, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महंगाई किसी भी मुल्क के लिए बेहतर है, बदतर है, और अगर बेहतर है भी तो पाकिस्तान में इसका असर हम देखने के नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आप गुज़िश्ता माह में अगर आप देख लें, एक रशिया यूक्रेन वॉर और पाकिस्तान में अभी फ्लड की सूरत हाल हुई है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होल्डिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है। तो अभी इन्फ्लेशन डबल डिजिट जा चुकी है, तो क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं? आपका जो है मदद हो सकती है, क्योंकि अगर फॉरेन अगर सरमायाकारी नहीं आएगी और बाहर मुल्क से नहीं आएगा तो हम ऑब्वियस ही बात है, जब हमारे पास डॉलर नहीं होंगे, कोई फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आएगी नहीं, तो अब आप ये समझाएंगे कि हम कैसे आगे, मतलब कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम क्या करें फिर? अगर हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं है तो हम इंपोर्ट कैसे करें? हमारे पास जब है ही नहीं, हमारे पास डॉलर नहीं होंगे तो हम कैसे कोई चीज़ परचेज करेंगे? तो इस सूरत में क्या है? और दूसरी चीज़ टेररिज्म। जब हमने टेररिज्म की बात की तो जब टेररिज्म मुल्क में जब बढ़ता है ना, तो बहुत सारे लोग, दुनिया में हर जगह क्राइम है, वो इसमें मैं वो तलाफ नहीं कर रहा कि भाई क्राइम नहीं होता। न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका, हर जगह जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं क्राइम होता है, क्राइम रेशो हर जगह मौजूद है। लेकिन जब ये टेररिज्म, जब ऐसी बात होती है तो हमारे उसमें कुछ मीडिया को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई इतना हाईलाइट प्रोमिनेंट ना करे, मतलब इतना हाईलाइट ना करे कि बिल्कुल ही उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाए अपनी रेटिंग के ज़रिए, अपनी उसके ज़रिए। ठीक है, मतलब कम ऐसे दिखाएं कि वो नॉर्मल वे में रहे। ठीक है। अच्छा, टेररिज्म जब होती है तो हमारे मुल्क में जो है, बाहर से जो लोग हमारे मुल्क में से शायद वो आपके जो फॉरेन टूर्स होते हैं और ट्रैवलिंग करने आते हैं, जो फिर वो नहीं आते, सैयाह नहीं आते। जब वो नहीं आएंगे तो आप देखें, वो जो अपनी करेंसी लेके आएंगे, पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है। वो कंजम्पशन करेंगे, वो आपकी इकोनॉमी में पार्ट करेंगे। जब आपकी इकोनॉमी पार्ट करेंगे तो जब वो कंजप्शन करेंगे तो वो उन चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे। जब उन चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो जिन चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या होंगी? बूस्ट करेंगी, वो सेक्टर बूस्ट करेगा। जब वो सेक्टर बूस्ट करेगा तो आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपका जो जितने भी आपकी फैक्ट्रीज हैं वो चलना स्टार्ट होंगी। जब वो लोग जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जब एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे तो फिर जो है गाड़ी, जो इकोनॉमी का जो पहिया है वो सर्कुलेट करने लग जाएगा। तो ये बहुत मेन चीज़ होती है। अगर आप ये दोनों चीज़ें स्टेबल करके चलें तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। अब मैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपने एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट एनालिस्ट सर वजाद आपसे ये करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, उस पर आप थोड़ी नज़र डालें। अगर ये दोनों एक साथ पोलाइटली वर्क करें, उससे एक आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर ये दोनों स्कैटर्ड हो जाएं, अलग अलग वर्क करें, उससे एक आम इंसान की ज़िंदगी पे किस तरह से असर डालती है? दो एक पॉलिसीज़ हमारी ऐसी होती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर कि अगर वो पैरेलल काम ना करें तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी एक ये है कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई कहाँ कहाँ हमने एक्सपेंड करना है और हमें एक्सपेंडिचर, कौन से एक्सपेंडिचर करने हैं और हमें किधर किधर जो है अपने एक्सपेंडिचर कट करने हैं। और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है वो जब आपका स्टेट बैंक का काम होता है कि भाई वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, आपके जो पैसा है मार्केट में, कितना उसको अपना होल्ड करना, अपने पास रखना है और कितना उसको सप्लाई करना है, और इंटरेस्ट रेट पे इसका क्या होता है, स्टेट बैंक का अहम किरदार होता है कि वो कैसे इनको मैनेज करता है। जहाँ तक बात है कि अलग अलग काम करें, तो अलग समझाऊँ कि अगर एक घोड़ा है, ठीक है, जब आप घोड़े की एक लगाम चलाते रहेंगे तो कौन सा घोड़ा चलेगा? एक लगाम से घोड़ा नहीं चलता ना। आप लेफ्ट वाली लगाम से चलेगा सिर्फ, ना राइट वाली। जब आप दोनों को पैरेलल चलाएंगे तो वो जो लगाम होगी घोड़े की, और घोड़ा फिर सीधी सिमत में भागेगा। लेकिन जैसे ही आप
कभी ये वाली लगाम खींचें या वाली लगाम खींचें तो आपका जो घोड़ा है वो भी परेशान हो जाएगा, बोलेगा मैं कहाँ चलूँ। तो इस सूरत में यही है हमारा कि भाई जब गवर्नमेंट और स्टेट बैंक, जब उन दोनों की पॉलिसी, जो गवर्नमेंट जो है हमारी फिस्कल पॉलिसी चलाती है और जो हमारी स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है, जब वो दोनों एक ट्रैक पे चलेंगे तो इस सूरत में क्या होता है कि दोनों के जो ऑब्जेक्टिव, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव करना हमारे लिए आसान रहेगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम ऐसे एक्सपेंडिचर करें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, कम। तो ऑब्वियसली बात वो क्या करेंगे, सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और वहाँ पर क्या होगा कि कोई फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और लोगों को बोलेंगे भैया वहाँ काम करें। तो लोगों की ऑब्वियस बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल रोड वगैरह बन रहा है, कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो उसमें लेबर तो चाहिए होती है, तो उस सूरत में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी हिट करती है, ऑब्वियसली बात है, और रोज़गार बढ़ता है। अब आ जाएँ स्टेट बैंक की तरफ। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक क्या करता है, वो क्या करता है, मनी सप्लाई को क्या करता है, उसकी रोकथाम करता है, उसको होल्ड या कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गवर्नमेंट अब उसको बढ़ाना है अपना रेवेन्यू, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे क्या है चॉइसेस हैं। वो क्या करेगी कि आपकी टैक्सेस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, उन पर टैक्सेस, आप पर टैक्सेस लगाएगी और क्या करेगी, ज़्यादा में ज़्यादा आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी और अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी। लेकिन एक बात है ये चीज़ आएगी कहाँ से, देखिए टैक्स लेंगे आप किससे, जो इनकम कमाएगा। ठीक है, टैक्स आप उससे लेंगे ना जो इनकम कमाएगा, और इनकम कमाने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास, ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मैं इनकम कमाऊँ और मैं टैक्सेस लोगों से जनरेट करूँ, तो टैक्सेस किस पे लेगी, उनकी इनकम पे। अब उनकी इनकम उनके पास कैसे आएगी, जो आपके लेबर फोर्स के पास, जो एम्प्लॉयमेंट तबका, जो एम्प्लॉयड तबका होता है आपका, वो उनके पास कैसे आएगी, जब वो काम करेंगे। जब वो जॉब पे होंगे तो उनके पास क्या होगा, पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, जो वो खर्च करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो वो कुछ बचाते भी हैं, कुछ होल्ड भी करते हैं। ठीक है, जो अपनी सेविंग्स आगे के लिए वो बचाते हैं, और जो सिर्फ खर्च करते हैं, जो इकोनॉमी में जो पैसा रोल, मतलब जो घूमता है साइकिल की शक्ल में, इकोनॉमिक साइकिल की शक्ल में, तो वो जो है वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। तो वो जो है वो अपना मार्केट में आगे खर्च करेंगे। जब मार्केट में आगे खर्च करेंगे तो फिर आगे आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है, जिससे आप टैक्सेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो आगे क्या करेगा, उसको बूस्ट करेगा, और इकोनॉमिक इंडस्ट्री जो होगी आपकी बूस्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कंजप्शन करेंगे जब भी तो डिमांड क्रिएट होगी। देखिए किसी चीज़ की आप डिमांड क्रिएट करेंगे तो उसके लिए कंजप्शन होना लाजमी है। ऑब्वियस सी बात है, खरीदार नहीं तो डिमांड कौन क्रिएट करेगा, आपको कौन, वो कंज्यूमर ना। कंज्यूमर आएगा, वो उसकी डिमांड क्रिएट करेगा, जब भी तो फैक्ट्रीज में जो वो उसकी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होंगी वो उसको क्या करेंगी, उनको सप्लाई प्रोड्यूस करेंगी। तो सप्लाई के नतीजे में वो क्या, इंडस्ट्री सेक्टर बूस्ट करेगा, इनकम कमाएगा, और आप उसी इनकम पे गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्सेस लेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट को भी ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसको लेने चाहिए कि वो टैक्सेस कैसे लेगी। टैक्सेस ऐसी लेगी कि वो जब वो कोई इनकम कमाए, क्योंकि इनकम पे टैक्स लेगी। ठीक है, अगर वो इनकम कोई कमा ही नहीं रहा तो टैक्स इस पे लेगी। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपका स्टेट बैंक मना कर देता है कि भाई कमर्शियल बैंक को कि आप मनी अपने पास, आपकी जो भी पैसा है वो आप मेरे पास जमा करवाएं, और वो कमर्शियल बैंक को उतना आगे सप्लाई नहीं करता, तो इस सूरत में आप देखें कि कमर्शियल बैंक के पास अब इतना पैसा नहीं है, ठीक है, कि वो क्या कर सके, आगे किसी को लोन दे सके। और ऑब्वियसली बात है, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो लोन किसे देगा। ठीक है, तो सामने जो अब देखें इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल जो भी आपका बिजनेसमैन है, वो ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि भाई बोरिंग से चलता है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं, बैंक से आपने देखा होगा लोन ले रहे होते हैं। ठीक है, ताकि उनका जो है लिक्विडिटी सही रहे उनकी बिजनेस की ना। तो अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा कमर्शियल बैंक के पास, तो वो बिजनेसमैन को क्या देंगे, वो बिजनेसेस को क्या देंगी, बिजनेस सेक्टर को कैसे देंगी। जब बिजनेस सेक्टर को देखें आप नहीं देंगी या कम होगा, तो ऑब्वियस बात है उसका जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोन लेना एक बिजनेस सेक्टर या किसी बंदे के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। जब उसके लिए महंगा हो जाएगा तो अब आप ये सोचें, जब वो ये सोचेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना महंगा हो चुका है, मेरी फाइनेंस कॉस्ट इतनी हो चुकी है, तो एक बिजनेसमैन जो है वो क्यों लेगा, फिर वो आपकी इकोनॉमी क्यों, मतलब आपकी इकोनॉमी, आपको लोन लेके वो क्यों इन्वेस्ट करेगा पैसा, और आपको क्यों फाइनेंस कॉस्ट देगा फिर वो, क्योंकि उसको जब कुछ बचे ही नहीं रहा। तो इस सूरत में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की अब मिसाल ले लें, इंडिविजुअल अगर चाहे कि भाई मैं इनकम कमाऊँ, क्योंकि देखिए इनकम कमाएगा तो आप टैक्स लेंगे ना। अब फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करेगी, जब मॉनेटरी पॉलिसी पैरेलल काम करे। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप पैसा लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, लोग बैंक से पैसा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर वो चाह भी रहे हैं कि मैं कोई इनकम कमाऊँ, ठीक है, इनकम कंजम्पशन करूँ,
तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस सूरत में क्या होता है कि अब देखिए जब एक मॉनेटरी पॉलिसी सही काम नहीं कर रही होती ना, तो आगे फिस्कल पॉलिसी भी क्या हो रहा है, उसको डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बताया अभी, ठीक है, वो कैसे रेवेन्यू हो सकता है, तो बहुत बात है, बहुत बड़ी बात हो सकती है इसमें। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर उसको रेवेन्यू जनरेट करना है गवर्नमेंट को, तो उसके पास रास्ता क्या है कि वो एक रास्ता कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, वो टैक्सेस कलेक्ट करेगी। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे इन दी एंड करना चाहूँगा कि आप इकोनॉमी के सॉल्यूशन टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, किस तरह से हम अपने डेब्ट को कम कर सकते हैं, किस तरह से हमारी इकोनॉमी, हमारी फॉरेन रिजर्व, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि यार पाकिस्तान में नौकरियाँ हों। नौकरियाँ नहीं है, सरकारी नौकरियाँ है ही नहीं। 7,65,000 हमारा नौजवान तबका यहाँ से जा रहा है बाहर मुल्क, रोजगार के लिए, सरमाए के लिए, बेहतर ज़िंदगी की तलाश के लिए। किस तरह हम अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम कर सकते हैं कि हाँ यार वाकई हम अपनी कर्जों से भी हमें निजात मिल जाए, जो कि अभी 62 ट्रिलियन प्लस जा। किस पे? इनकम पे। अब इनकम कैसे बनेगी? कंजम्पशन करके, कोई ना कोई कंजम्पशन करेगा, डिमांड सप्लाई क्रिएट होगी, तो उस सूरत में आपकी इनकम क्या होगी? जनरेट होगी। लेकिन जब यहाँ से आपका स्टेट बैंक आपकी कोलैबोरेशन से नहीं चलेगा और मॉनेटरी पॉलिसी आपको बिल्कुल कोलैबोरेट, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल बीच में एक पैरेलल बन के नहीं चलेंगी, तो आप बताएं कि कैसे मुमकिन है कि हम जो है बिल्कुल सीधा ट्रैक पे चलें। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों के लिए मसला है, एक आवाम के लिए मसला होगा और हमारे बिजनेस सेक्टर के लिए मसला होगा। अच्छा, आपने एक सवाल किया कि इकोनॉमिक गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। इकोनॉमिक गोल्स देखें जब अचीव होते हैं जब आपके सारे डिपार्टमेंट्स, आपके सारे इदारे जब वो एक पेज पर हों। अब मैं आपको एग्जाम्पल छोटी सी दूँ, आपके जो रोड्स वगैरह हैं, ठीक है, जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं, जब आप बनाने जाते हैं, तो अगर एक इदारे को पता है कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे सीवरेज की लाइन डालनी है, ठीक है, तो वो सीवरेज की लाइन पहले ही डाल दें, ताकि उसको ये जो कॉस्ट देखें, एक रोड बन जाता है, फिर रोड बनने के बाद एक दूसरा इदारा आए, उसको पता ही नहीं है कि भाई ये रोड बन गया था अभी, लेकिन उनको फिर बाद में खबर आई कि भाई यहाँ पर तो एक पाइप जो है वो सीवरेज की लाइन जो है वो नहीं है, या ख़राब या टूटी हुई है, तो फिर वो दोबारा से रोड को क्या करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से उसको क्या करते हैं, दोबारा से डिसमेंटल करते हैं और देन उस पर पाइपलाइन डालते हैं। फिर उसके बाद अगेन क्या हो जाता है, उस पर दोबारा से उस पर कॉस्ट लगती है। तो आप देखिए डबल कॉस्ट लग रही है, ठीक है, सिर्फ किस वजह से? कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से। तो जब हम फजूल खर्च ऐसी चीज़ों पे करेंगे ना, तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, एक इदारा अपने हिसाब से काम कर रहा है, दूसरा इदारा अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा। जब हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो फिर यही हाल होगा, फिर हम गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा कोई एक टारगेट नहीं होगा, हमारा कोई एक मकसद नहीं है ना। हमारा सिर्फ यही काम होगा कि भाई वो फला इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए और फला इदारा अपनी जो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाए। तो ऐसा नहीं चलेगा, हर किसी को ओन करना पड़ेगा काम को, ठीक है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई मुझे क्या करना है और सामने वाले को क्या करना है, और मुझे पहले करना है या उसको बाद में करना है, या उसको पहले काम करना है मुझे बाद में करना है। तो ये दोनों को, सब इदारों को पता होनी चाहिए कि भाई हर कोई इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं कि भाई हमने जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है हम उसको ओन करें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है सॉरी, आपने एक और बात की कि भाई हमारा जो नौजवान तबका है वो बाहर जा रहा है और फॉरेन जा रहा है और वहाँ का एम्प्लॉयमेंट है नहीं पाकिस्तान में। तो देखें इस सूरत में जो है वो एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह का दिया हमारे मुल्क में सब कुछ है, ठीक, और फिर भी उसके बावजूद हम जो हैं वो कर्ज़ों में जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो जकड़ रहे हैं। देखें हमारी एक जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, हम एक होती है स्किल्ड लेबर, एक होती है अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। स्किल्ड लेबर वो होती है सॉरी कि जिसको पता है, उसने कोई एक माहिर उसने कोई चीज़ में पढ़ी हुई है और उसने कोई डिग्री ली हुई है, तो वो उसी में काम करेगा, ठीक हो गया। और आपका अनस्किल्ड लेबर जो होता है वो उसको नहीं पता होता, उससे कोई भी आपसे काम करवा लें तो वो जो है मेहनत कश मजदूर जो है वो कर लेता है। लेकिन हमारे इसमें क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता कि भाई स्किल्ड लेबर को क्या करना है और अनस्किल्ड लेबर को क्या करना है। हमारे यहाँ पर स्किल्ड लेबर कुछ और काम कर रहा होता है, अनस्किल्ड लेबर कुछ और काम कर रहा है, मतलब अनस्किल्ड का काम स्किल्ड कर रहा है, स्किल्ड का काम अनस्किल्ड कर रहा है। तो इस सूरत में आप देखें, अगर एक देखें मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर एक इदारा है, एक इदारे के अंदर कोई एक बंदा, अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम, गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर किसी को कंप्यूटर फॉर एग्जांपल अभी नहीं आया और एकदम कंप्यूटर आया, कोई एप्लीकेशन नहीं आ गई, तो उसको उस पर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो क्या हो, उनको ये चीज़ आए। लेकिन वो क्या करते हैं, एक और बंदा हायर कर लेते हैं, एक और बंदा हायर कर लिया, उसको भी इतना खास कुछ नहीं आता, उसको बस एक चीज़ बता दिया आपको भाई इसमें पुट करना है, तो उसका काम ये कर रहा है।
मतलब जिसको जो काम करना था वो उसका काम कोई और कर रहा है ना। अगर आप ट्रेनिंग दे देते, अगर आप उसको ट्रेनिंग दे दें, अगर आप जितने भी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग आप इस सूरत में दे दें कि भाई आपको ये काम अब ऐसे करना है, तो वो जो है वो थोड़ी आपकी कॉस्ट लगेगी, लेकिन आप क्या है उस पर स्विच कर जाएंगे और इंशाल्लाह जैसे ही आप ग्रेजुअली उनको देखेंगे उनमें इंप्रूवमेंट आएगी, तो आप उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अगर आप क्या करेंगे, एक ही पोजीशन पे 3-4 बंदे रख लेंगे, 4-5 बंदे रख लेंगे, तो इस सूरत में देखें आप अब नहीं बन पा रही ना, देखें, क्योंकि आपने एक ही चीज़ के लिए 5 बंदे रख लिए और एक चीज़ के लिए एक बंदा भी नहीं है। तो अब देखें वो जो काम है वो रुक रहा है और यहाँ से काम 5 बंदे बैठ के जो 4 बिल्कुल फ्री बैठे हैं और एक बंदा काम कर रहा है इधर। तो अब देखें आप कैसे आपके जो है इदारे जो हैं वो काम करेंगे, वर्क कैसे करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल दी। बाकी देखें कर्जे की बात, तो देखें कर्जा जो है आपका इस सूरत में हो सकता है सही जब आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है, उनको कुछ राइट्स दें और उनको राइट की सूरत में दें कि भाई उनको भी कोई हक हो पाकिस्तान में, जब आप इतनी मदद करते हैं। क्योंकि देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आपको जब भी आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा कि जब उसको कुछ नज़र आएगा अपने मुल्क में कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे मुल्क में हमें कुछ नज़र आए, लेकिन जब ऐसे ही हाल चलता रहा तो वो भी आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो सेकंड थिंग इज़ दैट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत चक्कर है, इसमें बड़ा अहम किरदार है। हम जो है हमारी जो मतलब जो हम जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर रिलाई कर जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पर रिलाई कर जाते हैं। हम इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं कि हमारे पास जो है वो हम जो है वो डॉलर्स रखते जाते हैं और एक्सपोर्ट करते जाते हैं। देखिए एक्सपोर्ट करेंगे तो आप खुद सोचें कि जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैलेंस चलेगा, जब भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको आप बोलते हैं वो आपका बैलेंस चलेगा, ठीक हो गया ना, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है जो जिसको आप बोलते हैं वो जो है वो सही चलेगा, क्योंकि जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल बैलेंस चले। लेकिन हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं। देखिए जब आप इंपोर्ट पे रिलाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल जो आपका एक मैं आपको समझाऊँ कि एक मनी बॉक्स है, एक लॉक है जिसके अंदर क्या होता है बाहर से डॉलर आ रहा होता है और हम उसमें जमा कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी जो भी फॉरेन आपके फॉरेनर बेचते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते हैं और जो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं उस गुल्लक को भर रहे होते हैं, वो किससे, फॉरेन करेंसी रिजर्व से। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व इसलिए रखते हैं तो ताकि जो हम कोई चीज़ इंपोर्ट करनी चाहें, ठीक है, अपने मुल्क की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो जब हमें रिक्वायर हो तो हम उससे क्या करते हैं, पे कर दें। लेकिन अफसोस ये कि जब एक्सपोर्ट आप करेंगे नहीं, जब आप एक्सपोर्ट रोक लेंगे, जब आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो अब आप ये सोचें कि इंपोर्ट के लिए आप पैसे कहाँ से देंगे। जब आपके यहाँ से जो है पैसे जाते रहेंगे, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने एक्सपोर्ट रोक ली और आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते रहेंगे, जो आपका जो गुल्लक है कभी ना कभी तो खाली होगा ना फॉरेन रिजर्व का। तो जो अभी हमारा हाल हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे रिजर्व इसलिए नीचे जा रहे हैं, हम इंपोर्ट पर इतना ज़्यादा रिलाई कर गए थे, हम इंपोर्ट करे जा रहे हैं चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास फॉरेन जो है हमारी करेंसी जो है रिजर्व खत्म हो गए, फिर हमने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब जब इंपोर्ट पे बैन लगाया, अब देखें जब आप इंपोर्ट पे बैन लगाते हैं तो बहुत सारे जो कंज्यूमर हैं आपने आप इंपोर्ट से इसलिए भी लगाते हैं ताकि आपका जो लोकल जो है वो जो लोकल गुड्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो आपके क्या प्रमोट हो। लेकिन आप बैन लगा देना इसका कोई वाहिद हल नहीं है, क्योंकि जब आप बैन लगा देंगे तो वहाँ से जो चीज़ें जो पहले जो कंज्यूमर था वो डिमांड कर रहा था, देखें डिमांड अगर कंज्यूमर कर रहा है तो वहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी भी दे रहा है, आपको टैक्स दे रहा है, आपके टैक्स वहाँ से जनरेट होंगे और वहाँ जब कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो आएगा वापस हमारे मुल्क में आएगा तो उस पर भी टैक्सेस लगेंगे। तो FBR जो है हमारी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इंपोर्ट पे बैन लगा देना इसका कोई वाहिद हल नहीं है, ठीक है। और आप कोशिश करें कि भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या लेके चलें, पैरेलल लेके चलें कि भाई अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी हम उतना ही करें, ठीक है। ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट को हमने बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है, या आपने जो है इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और एक्सपोर्ट को बिल्कुल कम कर दिया। तो इस सूरत में क्या होता है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारा करंट अकाउंट, जो हमारा डेफिसिट है, जो हमारे खसारे हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखें हमारा जो एक डेट है वो बढ़ क्यों रहा है, मतलब जो हमारा जो कर्जा है वो बढ़ क्यों रहा है, दिन ब दिन ग्रेजुअली इंक्रीज क्यों हो रहा है साबिक, वो ये है कि जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी, जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी, मतलब कहने का मकसद ये है कि जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते जाएंगे, ऑब्वियसली बात है जब आप इंपोर्ट करेंगे तो अब आप उनको उनकी करेंसी में पे करेंगे, जब आप उनको उनकी करेंसी में पे करेंगे तो उनकी करेंसी वैल्यू करेगी और आपकी करेंसी क्या होगी, डिवैल्यू हो जाएगी। जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी तो आज एक जो आपका $1 है वो 100 रुपये के बराबर था। फॉर एग्जाम्पल आज आपने $1 लिया, पाकिस्तानी में वो कितने के बराबर है, 100 रुपये का, आपको 100 रुपये पे करने थे, आपने कर्जा लिया इसी से $1,
और आपको आज कितने पे करने हैं, 100 रुपये पे करने हैं पाकिस्तानी। लेकिन अब जब वो आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई और आज आपका 1 रुपये जो आपका $1 है वो आज 200 रुपये का हो गया, तब आप मुझे समझाएं कि हमारा जो है वो ग्रेजुअली 100% बाय द टाइम बाय द पैसेज ऑफ टाइम 100% क्या हो गया, आपका कर्जा क्या हो गया, डबल हो गया। सिर्फ किसी लिए, इम्पोर्ट पर रिलाई नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर रिलाई कर जाते हैं और इस सूरत में बहुत ज़्यादा आपका जो है मदद हो सकती है, क्योंकि अगर फॉरेन अगर सरमायाकारी नहीं आएगी और बाहर मुल्क से नहीं आएगा तो हम ऑब्वियसली बात है जब हमारे पास डॉलर नहीं होंगे, कोई फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आएगी नहीं, तो अब आप ये समझाएंगे हम कैसे आगे, मतलब कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम क्या करें फिर, अगर हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं है तो हम इंपोर्ट कैसे करें, हमारे पास जब है ही नहीं, हमारे पास डॉलर नहीं होंगे तो हम कैसे कोई चीज़ परचेज करेंगे। तो इस सूरत में क्या है। और दूसरी चीज़ टेररिज्म, जब हमने टेररिज्म की बात की तो जब टेररिज्म मुल्क में जब बढ़ता है ना तो बहुत सारे लोग, दुनिया में हर जगह क्राइम है, वो इसमें मैं वो तलाफ नहीं कर रहा कि भाई क्राइम नहीं होता, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका, हर जगह जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं क्राइम होता है, क्राइम रेशो हर जगह मौजूद है। लेकिन जब ये टेररिज्म जब ऐसी बात होती है तो हमारे उसमें कुछ मीडिया को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई इतना हाईलाइट प्रोमिनेंट ना करे, मतलब इतना हाईलाइट ना करे कि बिल्कुल ही उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाए अपनी रेटिंग के ज़रिए, अपनी उसके ज़रिए, ठीक है, मतलब कम ऐसे दिखाएं कि वो नॉर्मल वे में रहे, ठीक है। अच्छा, टेररिज्म जब होती है तो हमारे मुल्क में जो है बाहर से जो लोग हमारे मुल्क में शायद वो आपके जो फॉरेन टूर्स होते हैं और ट्रैवलिंग करने आते हैं, जो फिर वो नहीं आते, सैयाह नहीं आते, जब वो नहीं आएंगे तो आप देखें वो जो अपनी करेंसी लेके आएंगे पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है, वो कंजम्पशन करेंगे, वो आपकी इकनॉमी में पार्ट करेंगे, जब आपकी इकनॉमी पार्ट करेंगे तो जब वो कंजम्पशन करेंगे तो वो उन चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे, जब उन चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो जिन चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेंगे उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या होंगी, बूस्ट करेंगी, वो सेक्टर बूस्ट करेगा। जब वो सेक्टर बूस्ट करेगा तो आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपका जो जितने भी आपकी फैक्ट्रीज हैं वो चलना स्टार्ट होंगी, जब वो लोग जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जब एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे तो फिर जो है गाड़ी जो इकनॉमी का जो पहिया है वो सर्कुलेट करने लग जाएगा। तो ये बहुत मेन चीज़ होती है, अगर आप ये दोनों चीज़ें स्टेबल करके चलें तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। अब मैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपने एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट एनालिस्ट सर वजाद आपसे ये करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, उस पर आप थोड़ी नज़र डालें। अगर ये दोनों एक साथ पोलाइटली वर्क करें उससे एक आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर ये दोनों स्कैटर्ड हो जाए, अलग अलग वर्क करें, उससे एक आम इंसान की ज़िंदगी पे किस तरह से असर डालती हैं। दो एक पॉलिसीज़ हमारी ऐसी होती हैं किसी भी इकनॉमी के अंदर कि अगर वो पैरेलल काम ना करें तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी एक ये है कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई कहाँ कहाँ हमने स्पेंड करना है और हमें एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर करने हैं और हमें किधर किधर जो है अपने एक्सपेंडिचर कट करने हैं। और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है वो जब आपका स्टेट बैंक का काम होता है कि भाई वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है, आपके जो पैसा है मार्केट में कितना उसको अपना होल्ड करना में पास रखना है और कितना उसको सप्लाई करना है, और इंटरेस्ट रेट पे इसका क्या होता है स्टेट बैंक का अहम किरदार होता है कि वो कैसे इनको मैनेज करता है। जहाँ तक बात है कि अलग अलग काम करें तो अलग समझाऊँ कि अगर एक घोड़ा है, ठीक है, जब आप घोड़े की एक लगाम चलाते रहेंगे तो कौन सा घोड़ा चलेगा, एक लगाम से घोड़ा नहीं चलता ना, आप लेफ्ट वाली लगाम से चलेगा सिर्फ ना राइट वाली। जब आप दोनों को पैरेलल चलाएंगे तो वो जो लगाम होगी घोड़े की और घोड़ा फिर सीधी सिमत में भागेगा। लेकिन जैसे ही आप कभी ये वाली लगाम खींचें या वाली लगाम खींचें तो आपका जो घोड़ा है वो भी परेशान हो जाएगा, बोलेगा मैं कहाँ चलूँ। तो इस सूरत में यही है हमारा कि भाई जब गवर्नमेंट और स्टेट बैंक, जब उन दोनों की पॉलिसी, जो गवर्नमेंट जो है हमारी फिस्कल पॉलिसी चलाती है और जो हमारी स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है, जब वो दोनों एक ट्रैक पे चलेंगे तो इस सूरत में क्या होता है कि दोनों के जो ऑब्जेक्टिव, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम ऐसे एक्सपेंडिचर करें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, कम। तो ऑब्वियसली बात, वो क्या करेंगे, सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और वहाँ पर क्या होगा कि कोई फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और लोगों को बोलेंगे भैया आप वहाँ काम करें। तो लोग ऑब्वियस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल रोड वगैरह बन रहा है, कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो उसमें लेबर तो चाहिए होती है।
तो उस सूरत में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी हिट करती है, ऑब्वियस सी बात है, और रोज़गार बढ़ता है। अब आ जाएं स्टेट बैंक की तरफ। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक क्या करता है, वो क्या करता है, मनी सप्लाई को क्या करता है, उसकी रोकथाम करता है, उसको होल्ड या कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका गवर्नमेंट अब उसको बढ़ाना है अपना रेवेन्यू, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे क्या है चॉइसेस हैं। वो क्या करेगी कि आपकी टैक्सेस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, उन पर टैक्सेस, आप पर टैक्सेस लगाएगी, और क्या करेगी, ज़्यादा में ज़्यादा आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी और अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी। लेकिन एक बात है ये चीज़ आएगी कहाँ से? देखिए टैक्स लेंगे आप किससे, जो इनकम कमाएगा। ठीक है, टैक्स आप उससे लेंगे ना जो इनकम कमाएगा, और इनकम कमाने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास, ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मैं इनकम कमाऊँ और मैं टैक्सेस लोगों से जनरेट करूँ, तो टैक्सेस किस पे लेगी, उनकी इनकम पे। अब उनकी इनकम उनके पास कैसे आएगी, जो आपके लेबर फोर्स के पास, जो एम्प्लॉयमेंट तबका, जो एम्प्लॉयड तबका होता है आपका, वो उनके पास कैसे आएगी, जब वो काम करेंगे। जब वो जॉब पे होंगे तो उनके पास क्या होगा, पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, जो वो खर्च करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो वो कुछ बचाते भी हैं, कुछ होल्ड भी करते हैं। ठीक है, जो अपनी सेविंग्स आगे के लिए वो बचाते हैं, और जो सिर्फ खर्च करते हैं, जो इकोनॉमी में जो पैसा रोल मतलब जो घूमता है साइकिल की शक्ल में, इकोनॉमिक साइकिल की शक्ल में, तो वो जो है वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। तो वो जो है वो अपना मार्केट में आगे खर्च करेंगे। जब मार्केट में आगे खर्च करेंगे तो फिर आगे आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है जिससे आप टैक्सेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो आगे क्या करेगा, उसको बूस्ट करेगा, और इकोनॉमी इंडस्ट्री जो होगी आपकी बूस्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब कंजप्शन करेंगे जब भी तो डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन किसी चीज़ की आप डिमांड क्रिएट करेंगे तो उसके लिए कंजप्शन होना लाजमी है। ऑब्वियस सी बात है, खरीदार नहीं तो डिमांड कौन क्रिएट करेगा, आपको कौन, वो कंज्यूमर ना। कंज्यूमर आएगा, वो उसकी डिमांड क्रिएट करेगा, जब भी तो फैक्ट्रीज में जो वो उसकी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होंगी वो उसको क्या करेंगी, उनको सप्लाई प्रोड्यूस करेंगी। तो सप्लाई के नतीजे में वो क्या, इंडस्ट्री सेक्टर बूस्ट करेगा, इनकम कमाएगा, और आप उसी इनकम पे गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्सेस लेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट को भी ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसको लेने चाहिए कि वो टैक्सेस कैसे लेगी। टैक्सेस ऐसी लेगी कि वो जब वो कोई इनकम कमाए, क्योंकि इनकम पे टैक्स लेगी। ठीक है, अगर वो इनकम कोई कमा ही नहीं रहा तो टैक्स किस पे लेगी। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपका स्टेट बैंक मना कर देता है कि भाई कमर्शियल बैंक्स को कि आप मनी अपने पास, आपकी जो भी पैसा है वो आप मेरे पास जमा करवाएं, और वो कमर्शियल बैंक को उतना आगे सप्लाई नहीं करता, तो इस सूरत में आप देखें कि कमर्शियल बैंक के पास अब इतना पैसा नहीं है, ठीक है, कि वो क्या कर सके, आगे किसी को लोन दे सके। और ऑब्वियसली बात है, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो लोन किसे देगा। ठीक है, तो सामने जो अब देखें इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल जो भी आपका बिजनेसमैन है, वो ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि भाई बोरिंग से चलता है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं, बैंक से आपने देखा होगा लोन ले रहे होते हैं। ठीक है, ताकि उनका जो है लिक्विडिटी सही रहे उनकी बिजनेस की ना। तो अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा कमर्शियल बैंक के पास, तो वो बिजनेसमैन को क्या देंगे, वो बिजनेसेस को क्या देंगी, बिजनेस सेक्टर को कैसे देंगी। जब बिजनेस सेक्टर को देखें आप नहीं देंगी या कम होगा, तो ऑब्वियस बात है उसका जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोन लेना एक बिजनेस सेक्टर या किसी बंदे के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। जब उसके लिए महंगा हो जाएगा तो अब आप ये सोचें, जब वो ये सोचेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना महंगा हो चुका है, मेरी फाइनेंस कॉस्ट इतनी हो चुकी है, तो एक बिजनेसमैन जो है वो क्यों लेगा, फिर वो आपकी इकोनॉमी क्यों मतलब आपकी इकोनॉमी आपको लोन लेके वो क्यों इन्वेस्ट करेगा पैसा, और आपको क्यों फाइनेंस कॉस्ट देगा फिर वो, क्योंकि उसको जब कुछ बचे ही नहीं रहा। तो इस सूरत में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की आप मिसाल लेना, इंडिविजुअल अगर चाहे कि भाई मैं इनकम कमाऊं, क्योंकि देखिए इनकम कमाएगा तो आप टैक्स लेंगे ना। अब फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करेगी, जब मॉनेटरी पॉलिसी पैरेलल काम करे। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप पैसा लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, लोग बैंक से पैसा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर वो चाह भी नहीं कि मैं कोई इनकम कमाऊँ, ठीक है, इनकम कंजम्पशन करूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस सूरत में क्या होता है कि अब देखिए जब एक मॉनेटरी पॉलिसी सही काम नहीं कर रही होती ना, तो आगे फिस्कल पॉलिसी भी क्या हो रहा है, उसको डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बताया अभी, ठीक है, वो कैसे रेवेन्यू हो सकता है, तो बहुत बात है, बहुत बड़ी बात हो सकती है इसमें। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी मैं आपको मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर उसको रेवेन्यू जनरेट करना है गवर्नमेंट को, तो उसके पास रास्ता क्या है कि वो एक रास्ता कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, वो टैक्सेस कलेक्ट करेगी। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे इन दी एंड करना चाहूँगा कि आप इकोनॉमी के सॉल्यूशन टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, किस तरह से हम अपने डेब्ट को कम कर सकते हैं, किस तरह से हमारी इकोनॉमी, हमारी फॉरेन रिजर्व, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि यार पाकिस्तान में नौकरियाँ हों। नौकरियाँ नहीं है, सरकारी नौकरियाँ है ही नहीं। 7,65,000 हमारा नौजवान तबका यहाँ से जा रहा है बाहर मुल्क रोजगार के लिए, सरमाए के लिए, बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए।
किस तरह हम अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम कर सकते हैं कि हाँ यार वाकई हम अपनी कर्जों से भी हमें निजात मिल जाए, जो कि अभी 62 ट्रिलियन प्लस किस पे, इनकम पे।